Hello friends, today we will discuss our third lecture over non-ferrous alloys. हमने उससे पहले लेक्चर नंबर 1 में एल्यूमिनियम के नॉन फेरस एलॉयज़ के बारे में डिस्कस किया था। सेम सेकंड चैप्टर में हमने कॉपर के नॉन फेरस एलॉयज़ या यू कैन से कॉपर एलॉयज़ के ऊपर डिस्कस किया था। So today is our third lecture on the non-ferrous alloys, and today we will discuss nickel ferrous alloys. Before going to this non-ferrous alloys, or we can say nickel alloys, again we will refurbish the two basic questions. Number one, what is an alloy? Because these two questions are very important. What is an alloy and what is non-ferrous metal? So again I am repeating, of the definition of alloy is a metal made by combining two or more metallic elements. That means कि अगर कोई दो और दो से ज़्यादा मेटालिक एलिमेंट को आप पिघला के या मेल्ट करके उसका मिश्रण करके आप कोई नया मेटल बनाते हैं तो उसको एलॉय बोलते हैं। रिमेंबर द इम्पोर्टेंट वर्ड मेटालिक एलिमेंट्स। उसमें मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि कोई नॉन मेटालिक एलिमेंट और मेटालिक एलिमेंट दोनों का मिक्सचर जो बनेगा दैट इज़ नॉट एन एलॉय। फॉर एग्ज़ाम्पल एल्यूमिनियम या पॉलीमर, आयरन या प्लास्टिक, ये दोनों का मिक्सचर वो एलॉय कहलाता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दो और दो से ज़्यादा मेटालिक एलिमेंट आप मिक्स करते हो तभी उसको एलॉय बोलते हैं। मतलब ये एलॉय बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सो द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एलॉय इज़ to have a greater strength and resistance to corrosion and other metallic property. जैसे कि मान लो कि कोई एक बेसिक मटेरियल है जैसे एल्यूमिनियम, तो उसका स्ट्रेंथ या उसका रेजिस्टेंस टू कोरोजन इतना अच्छा नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं एल्यूमिनियम के साथ दूसरा कोई मटेरियल का मिक्सर करके एलॉय बनाते सो दैट वी कैन इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटेरियल or corrosion resistance or any other property of the material. That is known as the alloy. Second important question is what is non-ferrous alloys? In metallurgy, a non-ferrous metal is a metal including alloy that does not contain iron or ferrite in appreciable amount. उसका मतलब कि नॉन फेरस मटेरियल किसको बोलते हैं? वो मेटल तो होता ही है या मेटल का एलॉय होता है, लेकिन उसमें आयरन यानी फेराइट का परसेंटेज बहुत कम होता है या नहीवत होता है। द इम्पोर्टेंट वर्ड इज एप्रिशिएबल अमाउंट। फेराइट होता है, फेराइट के बिना, आयरन के बिना कोई भी मटेरियल होता नहीं है। हर एक मेटल में, वेदर इट इज़ ए मेटालिक फेरस मटेरियल और ए नॉन फेरस मटेरियल, उसमें फेराइट या आयरन तो होता ही है, लेकिन नॉन फेरस में क्या होता है? उसमें सिग्निफिकेंट या एप्रिशिएबल अमाउंट का फेरस नहीं होता है। वी कैन निग्लेक्ट दैट अमाउंट ऑफ फेरस इन दैट मटेरियल। दिस टाइप ऑफ मटेरियल इज नोन एज ए नॉन फेरस एलॉयज। So two important definition. Number one is what is an alloy. Second number is what is non-ferrous material. Now हमने अलग अलग फेरस मेटल्स के एलॉय हमने डिस्कस किए थे। तो कौन कौन से थे इम्पोर्टेंट वन? एल्यूमिनियम एंड इट्स एलॉय, जो हमने ये जो फिफ्थ लेक्चर है, फिफ्थ चैप्टर है, उसके फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। टिटानियम एंड इट्स एलॉयज, उसका मतलब टिटानियम के साथ दूसरा मटेरियल का मिक्सचर और उसका जो भी मटेरियल बना दैट इज़ नोन एज ए टिटानियम एंड इट्स एलॉय। जिंक एंड इट्स एलॉयज, copper and its alloys,
ये कॉपर एंड इट्स एलॉयज का डिस्कशन हमने 5th चैप्टर के 2nd लेक्चर में किया था। एंड 2 बेसिक एलॉयज ऑफ कॉपर इज ब्रास एंड ब्रोंज, बराबर। और नेक्स्ट वन इज द निकल एंड इट्स एलॉयज। ये डिस्कशन हम ये चैप्टर में जो ये लेक्चर है उसमें हम करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द कोबाल्ट एंड इट्स एलॉयज, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो ये चैप्टर में बेसिकली निकल एंड इट्स एलॉयज का हम डिस्कशन करेंगे। नाउ द अगेन वन क्वेश्चन, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ फेरस एंड इट्स एलॉयज। जैसे मैंने बताया था कि नॉन फेरस एलॉयज की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि फेरस एलॉयज का कुछ लिमिटेशन था। कौन कौन से 3 इम्पोर्टेंट लिमिटेशन है। हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी मीन्स उसका बाय वॉल्यूम वेट बहुत ज़्यादा है। कंपैरेटिवली लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो होती है, लेकिन नॉन फेरस के हिसाब से उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी नहीं होती है। और तीसरा, कोरोजन इन सर्टेन एनवायरनमेंट, मतलब जो फेरस मेटल होता है उसका कोरोजन सर्टेन एनवायरनमेंट में जल्दी होता है। सो 3 बेसिक रिक्वायरमेंट जो लिमिटेशन थे, उसके कारण नॉन फेरस एलॉयज का बर्थ हुआ। दैट मीन्स नंबर 1 इज़ द हाई डेंसिटी, मतलब उसका वेट ज़्यादा है, किसका, फेरस मटेरियल का। सेकेंड वन इज कंपेरेटिवली लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, किसकी, तो फेरस मटेरियल की। एंड थर्ड वन इज द कोरोजन इन सर्टेन एनवायरनमेंट, किसका कोरोजन, तो फेरस और इससे एलॉय का। ये तीनों के कारण हमको नॉन फेरस एलॉयज बनाने की ज़रूरत पड़ी। सो next slide is on light non-ferrous alloys, that is nickel. सबसे पहले हम देखेंगे निकल क्या है। निकल इज ए नेचुरली अकरिंग लस्ट्रस सिल्वर वाइट मेटालिक एलिमेंट। वो नेचुरली मतलब आपको ज़मीन में से ये मिलता है। निकल का की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाँ उससे पहले उसका कलर कौन सा होता है, सिल्वर वाइट कलर में होता है और लस्ट्रस होता है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो नेम निकल, केमिकल सिंबल Ni, एटॉमिक नंबर 28। एटॉमिक नंबर मीन्स जो पीरियोडिक टेबल, या हम गुजराती में उसको पीरियोडिक टेबल को क्या बोलेंगे, आवर्त नंबर, या उसका पीरियोडिक टेबल में जो नंबर है वो 28 है। एटॉमिक वेट इज़ 58.69, मेल्टिंग पॉइंट इज़ 1453 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 1453 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वो मेल्ट होता है। और बॉइलिंग पॉइंट इज़ 2730 डिग्री सेंटीग्रेड। उसका डेंसिटी है 8.90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। उसका मतलब कि अगर आप 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर डेप्थ वाला अगर निकल का क्यूब लेंगे तो उसका वेट 8.9 ग्राम्स आता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द निकल इज इट्स केमिकल सिंबल Ni, एटॉमिक नंबर 28, एटॉमिक वेट 58.69, melting point 1453 degree centigrade, boiling point 2730 degree centigrade, and density is 8.90 gram per centimeter cube at 25 degree centigrade. So these are the main key characteristics of the nickel. अभी हम निकल के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। About 69% of the nickel which is produced is used to manufacture stainless steel. जैसे मान लो आपके पास 100 kg ऑफ निकल है, उसमें से आप करीबन 69 to 70 kg या 69 to 70% ऑफ निकल आप किस में यूज़ करते हैं, टू मैन्युफैक्चर स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। बाकी के जो बचे उसमें से 15% आप किस में यूज़ करेंगे,
another 15% is used in other steel and non-ferrous alloys में, and specially often for highly specialized industrial, aerospace and military applications. जो बाकी के जो 15% जो है वो हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, नॉन फेरस एलॉयज बनाने के लिए यूज़ करते हैं, एंड स्पेशली एरोस्पेस और मिलिट्री एप्लीकेशन में वो यूज़ होता है. अबाउट 8% इज़ यूज इन प्लेटिंग एंड अनदर. जैसे प्लेटिंग मतलब आप कोई भी मेटल का आपने कुछ फर्नीचर बनाया है तो उसके ऊपर निकल का प्लेटिंग करते हैं, दैट इज़ द टर्म प्लेटिंग. And another 3% in foundries and casting. About 3% of nickel is used in batteries for electronics and batteries for portable equipments and hybrid cars, and roughly 2% goes into use such as chemical, catalyst and dyes. So out of 100 kg या 100%, 69% is used for the manufacturing of the stainless steel, 15% for the industrial product and specially aerospace and military applications. About 8% is used for the plating, 3% in the foundries for the casting, 3% is used in the batteries, electronics and portable जो अपना जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आए, हाइब्रिड कार्स आई है उसमें, एंड रफली 2% इन द केमिकल इंडस्ट्रीज फॉर द कैटालिस्ट एंड डाइस के उपयोग में निकल का यूज़ करते हैं. ये सिर्फ एक अपना निकल का ब्रॉड यूजेस का क्लासिफिकेशन है. नाउ बिफोर गोइंग टू निकल एलॉयज we should understand the property of the nickel. निकल एज ए बेस मेटल उसका प्रॉपर्टी क्या है. तो निकल हैज़ ए आउटस्टैंडिंग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विच मेक इट एसेंशियल इन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स. मतलब निकल का जो प्रॉपर्टी है वो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज से बहुत एक्सलेंट है. उसके कारण जो मेजॉरिटी जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें हम ये यूज़ करते हैं. इट्स बिगेस्ट यूज़ इज़ इन एलोइंग. मेजॉरिटी जो निकल का यूज़ करते हैं वो हम डायरेक्ट निकल का यूज़ नहीं करते, लेकिन उसका एलोई बनाने के लिए, मतलब उसका दूसरी मेटल के साथ मिक्सचर बना के हम यूज़ करते हैं. एंड स्पेशली उसका जो एलोई बनाते हैं वो उसमें क्रोमियम के साथ उसका एलोई का मिक्सर सबसे ज़्यादा हम बना के उसका यूज़ करते हैं. सो पर्टिकुलरली विथ क्रोमियम एंड अदर मेटल्स टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील एंड हीट रेजिस्टेंस स्टील्स. सो मेनली निकल की प्रॉपर्टी क्या है, उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी है, और मेनली डायरेक्ट निकल का यूज़ हम ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन उसका एलोई बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और स्पेशली वो क्रोमियम के साथ हम ज़्यादा यूज़ करते हैं. और उसके बाद में हम जो बनाते हैं वो स्टेनलेस स्टील और हीट रेजिस्टेंस स्टील्स बनाते हैं. अगेन उसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट है 1453 डिग्री सेंटीग्रेड, रेजिस्ट कोरोजन एंड ऑक्सीडेशन. मतलब वो नॉर्मल जो एनवायरनमेंट होता है उसमें उसका कोरोजन या एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन लेके उसका ऑक्सीडाइजेशन बहुत देरी से होता है या बहुत कम होता है. हाईली डक्टाइल मीन्स आप उसको आराम से फोल्ड वगैरह कर सकते हो. एलॉयज रेडीली, मतलब उसका दूसरा मेटल के साथ मिक्सचर बहुत जल्दी से या आराम से हो जाता है, उसमें आपको ज़्यादा कुछ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं पड़ती है. मैग्नेटिक एट रूम टेम्परेचर. निकल वो मैग्नेटिक है, जैसे एल्यूमिनियम नॉन मैग्नेटिक है, गोल्ड सिल्वर नॉन मैग्नेटिक है, लेकिन निकल वो मैग्नेटिक है. कैन बी डिपोजिटेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग. उसका आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कर सकते हैं. हैज़ कैटालिस्ट प्रॉपर्टी. कैटालिस्ट प्रॉपर्टी मतलब वो एक कैटालिस्ट मीडियम के हिसाब से वो काम करता है. एंड कैन बी फुल्ली रिसाइकल. आपका यूज़ ख़त्म हो गया तो उसको आप रीमेल्ट करके फिर से आप यूज़ कर सकते हो. सो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द निकल. फिर से आई एम रिपीटिंग. मेल्टिंग पॉइंट 1453 डिग्री सेंटीग्रेड. कोरोजन और ऑक्सीडाइजेशन का रेजिस्टेंस उसका अच्छा होता है, डक्टाइल होता है. एलॉयज़ आप आराम से बना सकते हो,
उसका रूम टेम्परेचर पे वो मैग्नेटिक होता है, आराम से आप अच्छी तरह से उसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हो, वो कैटालिस्ट है और उसका रिसाइकल मतलब रीयूज़, एक बार उसका यूज़ हो जाए उसके बाद में आप मेल्ट करके फिर से आप उसका यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ कैन बी फुल्ली रिसाइकल। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द निकल। नाउ हम देखेंगे एलॉय ऑफ द निकल। नंबर वन इज द ड्यूरा निकल, और we can say it's a extra high nickel alloy. These all have more than 94% content. ड्यूरा निकल में जितने भी कैटेगरी में जो भी एलोइज निकल के आते हैं उसमें 94% तक का निकल होता है। एक्स्ट्रा हाई निकल एलॉय दैट हैव 4.75% मैंगनीज रेजिस्ट solidification at high temperature. ड्यूरानिकल 301 becomes much stronger. ड्यूरानिकल का एक टाइप है 301, वो बहुत स्ट्रांग होता है इफ थर्मली ट्रीटेड, उसको थर्मली ट्रीट करना पड़ता है, विच कॉजेज प्रिसिपिशन एंड सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ऑफ Ni3Al and titanium throughout its matrix, a process called precipitation hardening. Duranickel retains excellent spring properties up to 600 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब उसका जो स्प्रिंग प्रॉपर्टी है, मतलब आप उसको एक बार टेंशन में ला के छोड़ देंगे तो वो अपनी पोजीशन में आता है, वो उसका प्रॉपर्टी बहुत अच्छा होता है, लेकिन कब तक, जब तक आप वो 600 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जब वो होता है तब तक। द corrosion resistance of this alloy is similar to that of commercially pure wrought nickel. मतलब जो आप डायरेक्ट जिसमें कुछ भी मिक्सर नहीं है, जो प्योर रॉट निकल लेंगे उसका प्रॉपर्टी ये करीबन उसके जैसा ही होता है, दैट इज नोन एज ए ड्यूरा निकल। सेकंड वन इज द हेस्टेलॉयस। निकल मोलिब्डियम का मिक्सर बना के या निकल मोलिब्डियम एंड क्रोमियम का मिक्सर बना के जो एलॉय बनता है दैट इज नोन एज ए हेस्टेलॉयस। Alloys in this category are used for their high strength despite high temperature and corrosive surrounding. मतलब कोरोजन वाला एटमॉस्फेयर हो, हाई टेम्परेचर हो, इवन दो उसका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है। हेस्टेलॉय बी इज नोन फॉर इट्स रेजिस्टेंस टू HCl, मतलब हाइड्रोजन क्लोरोक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड जो एसिड होता है उसमें हेस्टेलॉय बी का कोरोजन रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है, एंड फॉर इट्स क्रिप एंड रैप्चर स्ट्रेंथ एट टेम्परेचर अराउंड 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। हेस्टेलॉय सी जैसे अलग अलग टाइप के, हेस्टेलॉय ए, हेस्टेलॉय बी, हेस्टेलॉय सी। हेस्टेलॉय सी रेजिस्ट एक्टिव ऑक्सीडाइज एजेंट सच एज वेट Cl2 मतलब क्लोरीन, हाइपोक्लोराइड ब्लीच, FeCl3 iron chloride and HNO3 nitric acid. Hesteralloy C also resists oxidizing and reducing atmosphere at temperature up to 2000 degree Fahrenheit and can still carry loads at temperature of 1600 degree Fahrenheit. Hesteralloy C 276 resists pitting. pitting मतलब पिटिंग किसको बोलते हैं कि अगर आपने मान लो कि भाई कोई भी मेटल को बहुत लंबे टाइम के लिए आप एसिड में रखते हो तो उसका कोरोजन, उसका जो बोलते हैं कि इरोजन वो स्टार्ट होता है। इरोजन स्टार्ट होने के पहले का जो सिचुएशन होता है इट इज़ नोन एज ए पिटिंग। पिटिंग मतलब जैसे आपने कोई मेटल का पीस HCl या H2SO4 या नाइट्रिक एसिड में रखा है, होगा क्या, आप उसमें रखेंगे, बहुत समय तक रखेंगे, उसके बाद में निकालेंगे तो उसके ऊपर आपको डॉट डॉट या डेंट दिखेगा, दैट इज़ नोन एज ए पिटिंग। तो हेस्टेलॉय C 276 जो होता है उसका पिटिंग बहुत लंबे समय के बाद होता है, उसका स्ट्रेस कोरोजन बहुत अच्छा होता है, क्रैकिंग बहुत नहीं होता है, एंड रिड्यूसिंग एटमोसफेयर एट हॉट एट 1900 डिग्री फ़ारेनहाइट। इट ऑल्सो रेजिस्ट formation of grain boundaries, precipitation in heat affected weld zones. So it is suitable
for most chemical process application in as welded condition. And last one is the Hastelloy X, resist oxidizing at temperature up to 2200 degree Fahrenheit and retains useful creep and rupture properties at 1800 degree Fahrenheit. Next one is the alloy of nickel, that is मोनेल. निकल कॉपर का जो एलोय बनता है उसको मोनेल बोलते हैं. द मोस्ट कॉमन ऑफ दिस एलोय आर मोनेल 400, मोनेल R405, a free machining alloy, and मोनेल K500. The K500 monol version can be precipitate hardened to high levels of strength such like duranickel. These monol alloys combine ready formability, मतलब उसकी फॉर्मेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, ए वाइड रेंज ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ एंड हाई कोरोजन रेजिस्टेंस. जो मोनल एलोय होते हैं, मतलब निकल या कॉपर का जो मिक्सचर होता है, उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो फॉर्मेबिलिटी उसकी अच्छी होती है एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी अच्छी होती है और उसका कोरोजन रेजिस्टेंस भी अच्छा होता है. दे आर स्ट्रॉन्ग एंड टफ at sub-zero temperatures and are generally free from stress corrosion cracking. मतलब कोरोजन होने के बाद अगर आप उसको स्ट्रेस में लाएंगे, तो स्ट्रेस में लाएंगे मीन्स आप उसको लोड अप्लाई करेंगे तो उसका क्रैकिंग नहीं होता है या उससे वो फ्री होता है. बराबर. K500 टाइप का जो मॉडल है वो हाउवर शोज ए टेंडेंसी टू स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग. उसमें ये जो K500 है उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती है. बराबर. कास्ट निकल कॉपर एलोय कंटेन्स 3 to 4% सिलिकॉन, हैव एक्सेलेंट नॉन गालिंग एंड एंटी सीजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर निकल और कॉपर के अंदर आप 3 से 4% सिलिकॉन ऐड करेंगे तो उसका नॉन गैलिंग एंड एंटी सीजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छी हो जाती है. नेक्स्ट वन इज द सुपर एलोइज. सॉरी, निकल क्रोमियम एंड निकल क्रोमियम आयरन, ये दोनों का जो मिक्सर या ये तीनों का जो मिक्सर होता है और जो बनता है एलोय, उसको सुपर एलोय बोलते हैं. दिस एलोइज विच इंक्लूड इंकोनल 600 एंड इंकोनल 800. इंस्टेड ऑफ सुपर एलोइज आपको एग्जाम में ये भी पूछा जाए कि राइट ए नोट ऑन इनकोनल 600 एंड इनकोनल 800, द आंसर रिमेन सेम्स एज ए सुपर एलोय. बराबर. तो इनकोनल 600 एंड इनकोनल 800 आर नोटेड फॉर द स्ट्रेंथ एंड कोरोजन रेजिस्टेंस एट हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर पे उसका कोरोजन रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है. सम ऑफ दिस एलोइज आर डिराइव्ड फ्रॉम निकल क्रोमियम ग्रुप बाय एडिंग एल्यूमिनियम एंड और टाइटेनियम. उसमें से ए निकल क्रोमियम और उसके साथ में एल्यूमिनियम और एंड टिटेनियम भी ऐड करके आप ये इनकोनल 600 आप बना सकते हो. मतलब कंट्रोल प्रिसिपिटेशन हार्डनिंग ऑफ निकल क्रोमियम एंड निकल क्रोमियम आयरन एलोय लेट मेटलर्जिक्स increase strength and hardness temperature to about 1300 degree Fahrenheit. Included in this list of precipitation hardened alloys are 713C, in 100, in 733 MAR. ये जो है दैट इज़ मैंने ये वेब से ऊपर से लिया है, वो आपको इतना याद रखने की या रटने की ज़रूरत नहीं है. Several of these types of alloys, मतलब इंकोनल 625, IN102, Woodmate 620 and RS383 can be strengthened by adding refractory metals. ये जो टाइप के जो एलोय है आप उसमें रिफ्रैक्टरी मेटल ऐड करके आप यूज़ कर सकते हो. तो कौन से टाइप के रिफ्रैक्टरी मेटल? लाइक मोलिब्डेनम, टंगस्टन एंड कोलम्बियम. द रिजल्टिंग एलोइज हैव गुड ऑक्सीडाइजेशन रेजिस्टेंस एंड स्ट्रेंथ एट हाई टेम्परेचर.
ये जो मोलिब्डियम या टंगस्टन या कोलम्बियम ऐड करने के बाद जो आपको एलॉय मिलता है उसका ऑक्सीडाइजन का रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है एंड हाई टेम्परेचर पे उसका स्ट्रेंथ भी अच्छा होता है। दे कैन नॉट बी प्रिसिपिटेशन हार्डन बट दे कैन विथस्टैंड थाउजेंड्स ऑफ आवर्स एट टेम्परेचर्स एट 1200 डिग्री टेम्परेचर। बराबर, तो ये जो हुआ वो सुपर एलॉय या इंकोनल 600 या इंकोनल 800 के ऊपर हमने बात की। नेक्स्ट वन इज द परमानिकल। परमानिकल क्या है? इट कंटेन्स हायर परसेंटेज, मतलब करीबन 99% या यू कैन एग्जैक्टली 98.65% का उसमें निकल होता है। इट ऑल्सो कंटेन्स अदर एलिमेंट्स। उसमें जो परमानिकल होता है उसमें बेसिकली सबसे ज़्यादा तो निकल होता है करीबन 98.65%, लेकिन उसमें दूसरे भी एलिमेंट्स होते हैं लाइक कार्बन, मैंगनीज, आयरन, सल्फर, सिलिकॉन, कॉपर, टाइटेनियम और मैग्नीशियम। इट कैन बी एज हार्डन, मतलब आप उसको हार्डन कर सकते हैं। इट शोज ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज दैट ऑफ ड्यूरानिकल। ड्यूरानिकल की जो प्रॉपर्टी है ऑलमोस्ट ये जो परमानिकल है उसकी भी प्रॉपर्टी उसके जैसे ही है। इट इज़ यूज इन प्रेफरेंस ऑफ ड्यूरानिकल, मतलब ड्यूरानिकल आप अगर आपके पास नहीं है तो आप परमानिकल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कहाँ पे? वेयर हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आर रिक्वायर्ड। जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी चाहिए और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अच्छी चाहिए, वहाँ पे आप ये परमानिकल यूज़ कर सकते हो। सो उसमें क्या हुआ? तो सबसे ज़्यादा जो 98.65% है वो निकल है और बाकी का जो 1.35% बचता है उसमें कार्बन, मैंगनीज, आयरन, सल्फर, सिलिकॉन, कॉपर, टाइटेनियम और मैग्नीशियम होता है। बराबर, दिस इज परमानिकल। नेक्स्ट वन इज द ग्रेड निकल। ग्रेड निकल में क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉलोइंग ग्रेड, मतलब उसमें दो टाइप के ग्रेड है, एक तो ए ग्रेड और दूसरा डी ग्रेड। ए ग्रेड का निकल जिसमें 99% निकल होता है और 99% निकल और कोबाल्ट दोनों का मिक्सर होता है। बाकी का जो 1% बचा उसमें सिलिकॉन, आयरन, कार्बन और मैंगनीज होता है। और ये कहाँ पे यूज़ होता है? तो बेसिकली वेसल्स या इवोपरेटर्स जो बनते हैं केमिकल इंडस्ट्री में, वहाँ पे ये यूज़ होता है। डी निकल, उसमें क्या होता है? ए निकल में जैसे 99% निकल है, यहाँ पे 95% निकल और कोबाल्ट होता है एंड विथ 4.75% ऑफ मैंगनीज, सिलिकॉन, आयरन एंड कार्बन। एंड स्पेशली दिस डी टाइप ऑफ निकल इज यूज फॉर द स्पार्क प्लग वायर्स एंड कॉन्टेक्ट वायर इन द फर्नेस। बराबर, तो ग्रेड निकल में क्या है? दो टाइप के हैं, एक तो ए ग्रेड निकल, दूसरा डी ग्रेड निकल। ए ग्रेड में 99% निकल और कोबाल्ट होता है, डी ग्रेड में 95% निकल और कोबाल्ट होता है। और निकल और कोबाल्ट के साथ में ए ग्रेड में सिलिकॉन, Fe, C एंड Mn होता है। डी ग्रेड निकल में निकल और कोबाल्ट के साथ में Mn, सिलिकॉन, Fe और C मतलब कार्बन होता है। नेक्स्ट वन इज द नाइक्रोम या निक्रोम। जैसे आपने निक्रोम के वायर के बारे में पढ़ा है या जहाँ पे भी आपने कई बार यूज़ भी किया होगा। सो फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट निकल एलॉय यूज एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एलॉय, मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का एलॉय का यूज़ होता है, दैट इज निक्रोम। ए 80% निकल, 20% क्रोमियम, ये दोनों का मिक्सर बना के जो निक्रोम बनता है वो कहाँ पे यूज़ होता है? तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग एलिमेंट्स फॉर डोमेस्टिक ओवन्स एंड इंडस्ट्रियल फर्नेस, मतलब हीटिंग एलिमेंट्स में और इंडस्ट्रियल फर्नेस में 80% का निकल और 20% क्रोम का मिक्सर वाला निक्रोम यूज़ होता है। सेकंड वन 60% निकल, 16% क्रोमियम एंड 24% आयरन, ये तीनों का मिक्सर बना के जो निक्रोम बनता है वो बेसिकली यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल हीटिंग एलिमेंट्स फॉर टोस्टर्स, आयरन्स, हीटर्स, ये सब, जहाँ पे 60% निकल, 16% क्रोमियम एंड 24% आयरन का यूज़ होता है। एंड सी टाइप में निक्रोम में 35% निकल होता है,
20% क्रोमियम एंड 45% आयरन होता है। एंड स्पेशली जो रियोस्टेट्स होते हैं उसमें ये यूज़ होता है। ये निक्रोम का या नाइक्रोम का टाइप्स, 3 टाइप है। सेकंड वन, नेक्स्ट वन इज द इनकोनल alloy. It contains 76% nickel, 16% chromium and 8% iron. It has very good corrosion resistance. मतलब ये तीनों का मिक्सर बना के जो मिक्सर बनता है, निकल का एलोय बनता है, दैट इज़ नोन एज ए इनकोनल। और उसका प्रॉपर्टी क्या है? तो गुड कोरोजन रेजिस्टेंस, स्ट्रेंथ एंड टफनेस भी उसकी बहुत अच्छी होती है। इट शोज हाई टेम्परेचर ऑक्सीडाइजेशन रेजिस्टेंस। अगर उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ले जाइए तभी भी उसका ऑक्सीडाइजेशन जो रेजिस्टेंस होता है वो बरकरार रहता है या अच्छा रहता है। इट इज़ यूज इन हीटर्स, रीजनरेटर्स एंड डेयरी इक्विपमेंट्स। It is also used for containers and muffle use in the furnace. So basically उसमें 3 ingredients होते हैं, 76% निकल, 16% क्रोमियम एंड 8% आयरन। उससे उसका कोरोजन रेजिस्टेंस अच्छा होता है और स्ट्रेंथ एंड टफनेस भी अच्छी होती है। इवन हाई टेम्परेचर पे भी उसका ऑक्सीडाइजेशन रेजिस्टेंस अच्छा होता है। दिस इज इनकोनल। Next one is the Invar. Invar is a combination of nickel and iron. ये उसमें आयरन जो होता है उसमें जो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन निकल एंड आयरन विथ 35% निकल उससे कंपेयर में कम परसेंटेज में होता है। इनवार मीन्स इनवेरिएबल। वो इनवेरिएबल क्या है? तो इट डज नॉट शो चेंज इन डायमेंशन विद अ चेंज इन टेम्परेचर। बहुत सारे मेटल कैसा होते हैं कि आप जैसे उसको गर्म करेंगे तो उसका थर्मल एक्सपेंशन होता है, लेकिन इनवार का थर्मल एक्सपेंशन इवन हाई टेम्परेचर भी नहीं होता है या बहुत कम होता है। इट हैज़ वेरी लो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक स्केल्स, वर्नियर्स एक्सेट्रा। तो इनवार क्या है? जिसमें 35% निकल और बाकी का आयरन होता है, उसको इनवार बोलते हैं। इनवार मीन्स इनवेरिएबल, मतलब हाई टेम्परेचर पे उसका थर्मल एक्सपेंशन बहुत अच्छा होता है, मतलब ज़्यादा नहीं होता है, बहुत अच्छा, मतलब उसका थर्मल एक्सपेंशन का रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है। मतलब हाई टेम्परेचर पे भी वो उसका थर्मल एक्सपेंशन नहीं होता है। उसी के कारण जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे कि स्केल या वर्नियर, उसमें हम ये मेटल इनवार यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द कोवार. It contains 28% nickel, 18% cobalt and 54% iron. It has a coefficient of expansion similar to glass. ग्लास का जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है ऐसा ही एक्सपेंशन उसका होता है. एंड इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्लास टू मेटल सील्स. मतलब ये सील्स बनाने में यूज़ होता है क्योंकि उसका थर्मल एक्सपेंशन इनवार से भी बहुत अच्छा होता है. So this is all about the alloys of the nickel. Now we have to write down 2 answers. Question number 1, what are the properties and application of nickel? Nickel, pure nickel का properties और application उसका क्या क्या है. And second one is ये जितने भी मैंने निकल के alloys बनाया that you have to explain. Clear? Thank you.